अगर किसी को आईवीएफ कराना है तो आईवीएफ साइकिल में टोटल कॉस्ट कितनी आती है एक साइकिल में? डिपेंड करता है जी आप इंजेक्शंस कौन से लगाते हैं। अगर मैं आज 28 का हूँ तो मैं 90s का भी होऊंगा तब भी मैं फर्टाइल रहूंगा। 90s में फर्टिलिटी कितनी रहेगी ये तो कहना बहुत मुश्किल है, पर 40-50 साल के बाद आदमियों की भी कम हो जाती है फर्टिलिटी, बट दे आर स्टिल फर्टाइल। सेडेंट्री जॉब्स होती हैं, आप हिलते जुलते नहीं हो, आप जंक फूड खाते हो, स्मोकिंग, अल्कोहल, रिक्रिएशन, ड्रग्स और जिमिंग जो लड़के करते हैं वो कई बार सप्लीमेंट्स लेते हैं जिसमें स्टीरॉइड्स होते हैं, तो वो स्पर्म काउंट को डायरेक्टली इफेक्ट करती हैं। और स्मोकिंग और अल्कोहल तो बहुत ज़रूरी है। आईवीएफ प्रेगनेंसी और नॉर्मल प्रेगनेंसी में कोई अंतर है? उसमें कोई अंतर नहीं है, सिर्फ ये है कि आईवीएफ प्रेगनेंसी को हम हाई रिस्क मानते हैं, बिकॉज ये बहुत एक मुश्किल से होती है और काफ़ी टाइम गुजर जाता है जब उसके बाद आप प्रेग्नेंट होते हो, तो इसलिए ये हाई रिस्क होती है। अदरवाइज इसमें और नॉर्मल प्रेगनेंसी में कोई फ़र्क नहीं है। जब आप आईवीएफ के लिए आओ तो आप बिल्कुल ओपन माइंड से आओ। सक्सेस हो भी सकता है और सक्सेस नहीं भी हो सकता है, और पूरी फेथ करके जाओ जहाँ पे भी जाओ, क्योंकि एक डॉक्टर आपका मदद करने के लिए यहाँ पे बैठा हुआ है। वो नहीं चाहता कि आप फेल करो, तो कई बार उसके हाथ में नहीं होता कि आपका सक्सेस या फेलियर। आईवीएफ होता क्या है? स्पेशली अगर देखें आईवीएफ लोगों को अभी भी झिझकते हैं लोग बोलने में कि मैं आईवीएफ करा रहा हूँ। एक्चुअली होता क्या है आईवीएफ और कैसे वर्क करता है? आईवीएफ में जो लोगों की हिच होती है उनको लगता है शायद आपके अपने एग्स या आपके अपने स्पर्म यूज़ नहीं होते, जो कि बिल्कुल एक गलत चीज़ है, क्योंकि एक लेडी के एग्स ही बाहर एक्सट्रैक्ट करते हैं ओवरीज के बाहर, और उसी के पार्टनर के स्पर्म के साथ हम फर्टिलाइज करके और फिर एम्ब्रियो बनाकर वापस डालते हैं। तो आप क्या कर रहे हो? आप उन्हीं चीज़ों को, आप जो नेचर की चीज़ है उसको आप हेल्प कर रहे हो, आप मदद कर रहे हो उसको। अगर किसी कारणवश एग्स नहीं बन रहे या स्पर्म ठीक नहीं है या ट्यूब्स ठीक नहीं है, तो आप तो एक ज़रिया हो, एक मदद का। आप कहीं दूसरी जगह से तो कुछ नहीं ले रहे। और लोग ये समझते हैं कि आईवीएफ का मतलब है दूसरे का एग और दूसरे का स्पर्म, जो कि एक बहुत ही गलत सोच है। सो मैम टू द पॉइंट मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि आईवीएफ होता क्या? मुझे एक ब्रीफ में समझाएंगे किस तरीके से आप आईवीएफ एक्ट्स लेते हैं, क्या प्रोसेस क्या होता है? अगर कोई पेशेंट जो कोई कपल है आपके पास आया तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होता है उसको आईवीएफ गाइड करने के लिए कि कैसे आप करेंगे? आप पहले तो उनके सारे टेस्ट करते हैं, उनके हार्मोन टेस्ट होते हैं, उनके जनरल टेस्ट होते हैं, लेडी के भी होते हैं, मैन के भी होते हैं, और हस्बैंड के लिए स्पर्म का काउंट बहुत ज़रूरी है, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी, ये सब चीज़ें देखते हैं। और उसके बाद पीरियड के सेकेंड डे से इंजेक्शंस लगाते हैं एक लेडी को, ताकि उसके जो एग्स हैं उनकी ग्रोथ अच्छी हो। और जब लगता है कि ऑप्टिमल ग्रोथ हो चुकी है अल्ट्रासाउंड से फॉलिकल्स की, तो एक ट्रिगर शॉट के ज़रिए उनको एग्स को मैच्योर किया जाता है, और उसके 34 घंटे के बाद एक्सट्रैक्ट करते हैं अल्ट्रासाउंड से। अल्ट्रासाउंड गाइडेड नीडल से एक्सट्रैक्ट होते हैं, कोई सर्जरी नहीं है, कोई कट नहीं है, कोई ऑपरेशन नहीं है। और इनका जो फॉलिकल्स का फ्लूइड है ये निकाल के एग्स आइडेंटिफाई करते हैं हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप में। इन एग्स को हस्बैंड के स्पर्म्स के साथ फर्टिलाइज किया जाता है बाहर लैब में, और इन एम्ब्रियोज को फिर ग्रो किया जाता है लैब में 3 से 5 दिन तक। जब ये एम्ब्रियोज ग्रो हो जाते हैं तो इनको वापस इम्प्लांट किया जाता है लेडी के यूट्रस में एक पतले से कैथेटर के लिए। ये एक शॉर्ट में आईवीएफ का प्रोसीजर है, जिसको टोटल पीरियड से लेके अगर हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र तक की बात करें तो 2 से 3 हफ्ते लगते हैं। मैम आपने इंजेक्शन का नाम लिया, तो कौन से इंजेक्शन दिए जाते हैं और वो कहाँ किस लोकेशन पे दिए जाते हैं और कितनी कितनी फ्रिक्वेंटली दिए जाते हैं इंजेक्शन? वो ये इंजेक्शंस डेली इंजेक्शंस होते हैं, और ये हार्मोन इंजेक्शंस होते हैं एग्स की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, और ये इंट्रामस्कुलर भी होते हैं और सबकुटेनियस या स्किन में भी दिए जाते हैं। डिपेंड करता है कि आप कौन से इंजेक्शंस लगा रहे हैं। तो मैम अगर मान लीजिए इन सिनेरियो अगर कोई कपल है जो आउट ऑफ दिल्ली से आया है आपके पास, सो उसको इंजेक्शन देना है, सो आप वो डेली तो नहीं विजिट कर सकता, सो आप उसको गाइड करते हैं किस तरीके से? वो अपने आप इंजेक्शन लेता है, कैसे, क्या उसकी जर्नी रहती है? नहीं, इंजेक्शंस के लिए आप हर रोज़ बुलाते भी नहीं है। ये इंजेक्शंस खुद से लिए जा सकते हैं, और अगर पेशेंट बहुत हेजिटेंट है तो आप अपने आसपास लगवा सकते हो, या हम भी प्रोवाइड करते हैं, हमारी नर्सेज भी लगा देती हैं। और अगर आउट ऑफ स्टेशन हो तो आप वहाँ लगा लीजिए इंजेक्शंस को प्रॉपर पैक करके, और प्रॉपर हम आइस के साथ और उसके साथ देते हैं। मैम आईवीएफ प्रेगनेंसी और नॉर्मल प्रेगनेंसी में कोई अंतर है?
उसमें कोई अंतर नहीं है, सिर्फ ये है कि आईवीएफ प्रेगनेंसी को हम हाई रिस्क मानते हैं, बिकॉज़ ये बहुत एक मुश्किल से होती है और काफ़ी टाइम गुजर जाता है जब उसके बाद आप प्रेग्नेंट होते हो, तो इसलिए ये हाई रिस्क होती है। अदरवाइज़ इसमें और नॉर्मल प्रेगनेंसी में कोई फ़र्क नहीं है। कॉम्प्लिकेशन नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी हो सकती है, कॉम्प्लिकेशन आईवीएफ में भी हो सकती है। आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या और आपकी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो नॉर्मल प्रेगनेंसी में हो सकती हैं, वो आईवीएफ में भी हो सकती हैं। मैम आईवीएफ का सक्सेस रेट क्या होता है? क्या 100% आईवीएफ सक्सेसफुल हो जाता है सारे पेशेंट में, या इसमें भी कुछ टर्म्स हैं? आईवीएफ की प्रेगनेंसीज बेस्ट केस सिनेरियो में 60 या 70% से ज़्यादा नहीं, ओके 100% नहीं होता, क्योंकि बेस्ट क्वालिटी एम्ब्रियो भी हो सकता है इम्प्लांट ना करे। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, सारे कारण आपको समझ आ भी नहीं सकते और सारे कारण हमको आज तक भी मालूम नहीं है। मैम कुछ कारण जो आप इजी लैंग्वेज में हमारे व्यूअर्स को समझा पाएँ अभी आसान से शब्दों में, कि क्या कारण होते हैं कि अगर मान लीजिए मैम कोई आईवीएफ करा रहा है, ठीक है, उसने अपने पूरा एक पेन में, आपने जैसा पेनफुल होता है मैम? नहीं, पेनफुल नहीं होता। ओके, इंजेक्शंस आर नॉट पेनफुल, नहीं। ओके, सो उसने ट्रीटमेंट कराया, एक लंबी जर्नी रहती है मैम, कितनी लंबी जर्नी रहती है आईवीएफ को करने के लिए? अगर आप उसी साइकिल में ट्रांसफ़र करो और रिज़ल्ट तो विद इन 2 मंथ्स आपको पता चल जाएगा कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं हो। आप रीज़न पूछ रहे हो कि क्या रीज़न्स हैं फेलियर के। जी मैम जी। कई बार क्या होता है कि एम्ब्रियोज़ की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं रहती, स्पेशली जो एल्डरली वुमेन हैं उनकी एग्स की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती। तो उसके कारण अगर एम्ब्रियो हेल्दी नहीं है या उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो वो इम्प्लांट नहीं करता। और कई बारी आपके यूट्रस की लाइनिंग एडिक्वेट नहीं होती या वहाँ पे कुछ इशू है, तो उसके करके भी प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो अगर ये हमको लगता है तो हम एल्डरली वुमेन वगैरह के लिए हमारे फिर स्पेशल टेस्ट हैं, या यूट्रस के लिए भी टेस्ट होते हैं देखने के लिए, अगर आप फेल हो जाते हैं कि क्या रीज़न है, या पहले ही आपको कुछ जेनेटिक टेस्ट करना है एम्ब्रियो का, देखना है कि क्या प्रॉब्लम है, तो ये सब चीज़ें जो है ये देखनी पड़ती। मैम आपने अभी फीमेल की रिगार्डिंग बताया, सो जनरली मेल भी रिस्पॉन्सिबल होता है आईवीएफ की जर्नी फेल होने के लिए, तो मेल में क्या कारण होते होंगे? मेल में अगर आपका स्पर्म काउंट बहुत कम है, मोटिलिटी बहुत कम है, या जो आपके स्पर्म्स का जो मेकअप है उसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं वो ख़राब है, तो मेल फैक्टर बहुत ज़रूरी है। जो डे 3 एम्ब्रियो है उसके बाद जो जर्नी है एम्ब्रियो की वो मेल पे डिपेंडेंट है। तो अगर मेल फैक्टर ख़राब है तो एम्ब्रियो अच्छा बनता ही नहीं है। मैम आजकल की जो लाइफ स्टाइल है हमारे इंडिया में स्पेशली, कि आजकल इनफर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, सो आपको क्या लगता है कि क्या कारण हो सकते हैं इंडिया में स्पेशली यंग लोगों में इनफर्टिलिटी रेट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है? सो क्या आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है कि क्या कारण हो सकते हैं इनफर्टिलिटी बढ़ने के? एक तो आपका लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी है, आपका हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए। सेडेंट्री जॉब्स होती हैं, आप हिलते जुलते नहीं हो, आप जंक फूड खाते हो, स्मोकिंग, अल्कोहल, रिक्रिएशन, ड्रग्स और जिमिंग जो लड़के करते हैं वो कई बारी सप्लीमेंट्स लेते हैं जिसमें स्टीरॉयड्स होते हैं, तो वो स्पर्म काउंट को डायरेक्टली इफ़ेक्ट करती हैं। और स्मोकिंग और अल्कोहल तो बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो स्पर्म को इफ़ेक्ट करते हैं। आप एक्सेसिव लैपटॉप यूज़, एक्सेसिव सेल फ़ोन यूज़, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं रिलेटेड है। मैम लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में आपने बात की, तो मैम आजकल क्या क्या हम लोग आईटी वाले लोग हैं जो जनरली क्या होता है ऑफिस वगैरह में जो काम करते हैं वो अपने लैपटॉप डेस्क की जगह ना अपने मैम जांघों पे रख लेते हैं लैपटॉप और काम कर रहे होते हैं। नहीं करना चाहिए। सो इससे भी इनफर्टिलिटी, मेल इनफर्टिलिटी बढ़ती है? बिल्कुल। हम अगर मोबाइल अपनी जेब में रख रहे हैं तो इससे भी इनफर्टिलिटी बढ़ेगी? इनफर्टिलिटी बढ़ेगी, जितने आप रेडिएशन से दूर रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। ओके। एंड मैम ये देखा जाता है, जैसे लोगों को बोला जाता है कि यार मेंस ऑलवेज फर्टाइल, कि जो मर्द है वो हमेशा फर्टाइल रहता है, एंड वुमेन्स की एक एज होती है। सो ऐसा क्या है मैम, क्यों बोला जाता है कि मेंस ऑलवेज फर्टाइल? कि मतलब अगर मैं आज 28 का हूँ तो मैं 90s का भी होऊंगा तब भी मैं फर्टाइल रहूँगा? 90s में फर्टिलिटी कितनी रहेगी ये तो कहना बहुत मुश्किल है, पर 40-50 साल के बाद आदमियों की भी कम हो जाती है फर्टिलिटी, बट दे आर स्टिल फर्टाइल। क्योंकि रीज़न ये है कि स्पर्म प्रोडक्शन सारी ज़िंदगी रहती है, और एग प्रोडक्शन जो है एक सर्टन, आप जिस पूल ऑफ एग्स के साथ पैदा होते हो वो वही रहता है पूल, वो बढ़ता नहीं है। वो आपके जब पीरियड शुरू होते हैं तो वो कम ही होता शुरू हो जाता है, और 35 साल के बाद की एज में एक बहुत ज़बरदस्त डिक्लाइन आता है या कमी आती है।
और 40 साल के बाद तो बहुत ही ज़्यादा, तो क्वालिटी भी कम होती है और क्वांटिटी भी कम होती है और ये घटती ही जाती है। तो इसलिए मैन औरत जो है वो उसकी बेस्ट फर्टिलिटी इज़ बिटवीन 25 एंड 30। मैम 25 to 30। एंड किस एज में आपको लगता है, जैसे अगर आप देखा जाए मैम, करीना कपूर है ना मैम, सो 40 की एज में उसने अभी मैरिड की और फिर भी उस प्रेग्नेंट हो गई तैमूर। सो जो सेलिब्रिटीज़ हैं मैम, उनके ऊपर कोई एज का फैक्टर नहीं पड़ता है कि सेलिब्रिटीज़ 45 में भी मैरिड कर रहे हैं और बच्चे हैं उनके? आपको ये मालूम है कि उन्होंने पहले एग्स नहीं प्रिजर्व किए थे? आपको तो ये पता नहीं है। बिल्कुल मैम, उस एज में उससे पहले दे मस्ट हैव प्रिजर्व देयर एग्स प्रिजर्व किए होंगे 35 साल के या 36 साल की उम्र में। आप एग्स प्रिजर्व कर सकते हो और उसके बाद आपका बेबी हो सकता है। आईवीएफ में हम और आप तो नहीं जाते ना पूछने उनको कि आपका कैसे बच्चा हुआ, पर मुझे मालूम है, इनके बारे में मुझे नहीं पता करीना कपूर ने क्या किया या किसी और ने क्या किया, पर मुझे ये मालूम है फ्रॉम माय फ्रेंड्स इन बॉम्बे कि बहुत सारी एक्ट्रेसेस करवाती हैं एग प्रिजर्वेशन। अब किसने क्या किया ये तो मैं नहीं बता सकती। मैम एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है, जैसे मैम सिद्धू मूसेवाला, सो उसकी मदर का बेबी हुआ अभी, सो उनकी तो एज अराउंड 60 अबव है। सो उस एज में उस टाइम पे एग फ्रीजिंग का, एम्ब्रियो फ्रीजिंग का वो डोनर एग से हुआ है। वो डोनर एग से हुआ है। ओके मैम। सो मैम डोनर एग में भी ऐसा कुछ होता है क्या? डोनर एग जैसे मान लीजिए हमने डोनर एग, अब लोग आते होंगे आपके पास, आते होंगे लोग कि डोनर एग से करा रहे हैं, तो मुझे ऐसा बच्चा चाहिए या मुझे गोरा चाहिए, मुझे नीली आँखों वाला चाहिए, ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं कि उस केस में आपका क्या रिस्पॉन्स रहता है कि अगर डोनर एग से आ रहा है? नहीं, नीली आंखें तो इतना कुछ नहीं आता, पर हाँ फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स तो हम कोशिश करके मैच करते हैं। जो लेडी है उसके साथ डोनर के फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स या शक्ल या कम्प्लेक्शन या हाइट वो मैच करने की कोशिश करते हैं कि वो बिल्कुल ही ऐसे अजीब ना लगे। मैम क्या आईवीएफ के बच्चे ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं नॉर्मल डिलीवरी से, जो नॉर्मल मेथड से होते हैं? नहीं, ऐसा कुछ क्योंकि इसमें एक साइंस का मेथड आ जाता है कि आप जेनेटिक टेस्टिंग कर सकते हो, ऐसा नहीं, कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैम एक मिथ्स है कि अगर एक बार आईवीएफ फेल हो जाए तो फ्यूचर में दोबारा कोई चांस नहीं होता, ऐसा कुछ? नहीं, आईवीएफ में 2 से 3 चांस, बहुत सारे लोग हैं जो फर्स्ट चांस में नहीं होते और सेकंड चांस में हो जाते हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। एंड मैम टोटल आईवीएफ की कितनी साइकिल हम कर सकते हैं? 3 साइकिल तो कर ही सकते हैं, पर हमारे पास तो कई फेलियर आते हैं, 4 साइकिल, 5 साइकिल, 6 साइकिल, तो फिर डिपेंड करता है कि क्यों इतने साइकिल लगे, उसमें क्या फैक्टर्स थे, उसमें एग्स की प्रॉब्लम थी, स्पर्म की प्रॉब्लम थी, यूट्रस की प्रॉब्लम थी, तो उसके फिर बहुत डेप्थ में जाके देखना पड़ता है। कोई स्पेसिफिक एज है कि हमारे इंडिया में कि इस एज तक हम आईवीएफ प्लान कर सकते हैं, आईवीएफ परफॉर्म कर सकते हैं, और इस एज के बाद हम आईवीएफ नहीं कर सकते? देखिए, आप औरत की एज जो है वो 50, मैन की 55, उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते। ओके। एंड ये मैम इंडिया में है या इंडिया के बाहर? इंडिया के बाहर का नहीं, इंडिया की बात। सो अगर मान लीजिए 50 इंडिया के बाहर, दुबई वगैरह, वहाँ पर आप लोग प्लान कर, वहाँ पर होता है मतलब? मुझे नहीं मालूम, दुबई का मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ अपनी कंट्री का पता है, मेरे पास ये है। ओके मैम, ओके। अगर नेचुरली बेबी प्लान करना हो, एक कपल है उसको अपना नेचुरली बेबी प्लान करना है, सो किस एज में बेस्ट चांसेस होते हैं नेचुरल प्रेगनेंसी के? मैंने आपको बताया 25 से 30। 25 से 30 में और नेचुरल। 35 साल जो है वो औरत के लिए कट ऑफ है, उसके बाद फर्टिलिटी एकदम से डिक्लाइन करती है 35 साल के बाद, तो 35 साल से पहले होना चाहिए। मैम कुछ मुझे कॉमन रीजन आप बता सकते हैं इनफर्टिलिटी के, टू द पॉइंट, जैसे 5 to 7 इनफर्टिलिटी के कॉमन रीजंस? देखो, मैन में तो मैंने आपको बता दिया, स्पर्म का काउंट कम है या मोटिलिटी कम है या मॉर्फोलॉजी कम है, कोई सर्जरी हुई है आदमी की, उसके टेस्टिस पे सर्जरी हुई है, या हर्निया का सर्जरी हुई है, या बचपन में मम्स थे या कोई इन्फेक्शंस थी, ये तो आदमियों के कॉज हो गए। जहाँ तक लेडीज़ का ट्यूब्स ब्लॉक हैं, एग्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे ठीक तरह से, आपको एक चीज़ है कि ब्लड की गांठें होती हैं यूट्रस के अंदर, एंडोमेट्रियोसिस, एज ज़्यादा है औरत की, तो ये कॉमन कॉजेज़ हैं, या कंबाइंड फैक्टर्स होते हैं। लेडी के भी कॉज हैं, मैन के भी कॉजेज़ हैं, तो कंबाइंड फैक्टर्स भी होते हैं कि आपके एग्स भी ढंग से नहीं बन रहे, या पीसीओडी है। पीसीओडी बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम है लेडीज़ में, जहाँ पे एग की प्रोडक्शन ढंग की नहीं है, तो एक पेशेंट का हो सकता है कि वो पीसीओएस भी है, उसके हस्बैंड में भी प्रॉब्लम है, तो 2 फैक्टर्स भी हो सकते हैं। ओके मैम क्या स्ट्रेस जो आजकल के लिए है, स्ट्रेस इनफर्टिलिटी को प्रमोट करता है?
अफेक्ट करता है? बिल्कुल, स्ट्रेस हर चीज़ को प्रमोट करता है, बिकॉज सारा जो हायर फंक्शंस हैं आपके जो है ब्रेन से आपके रिलेटेड हैं, और अगर स्ट्रेस है वो सारे हार्मोनल डिस्टर्बेंस को कर देता है। हार्मोन्स डिस्टर्ब होंगे तो आपके एग्स नहीं बनेंगे ढंग से और इनफर्टिलिटी हो जाएगी। और मैम जो आपने बताया पीसीओडी, तो पीसीओडी का क्या मतलब, किस तरीके पीसीओडी एक तो होता क्या है मैम, और वो कैसे इनफर्टिलिटी को प्रमोट करता है? पीसीओडी में ये होता है कि आपका मेल और फीमेल हार्मोन्स की रेशो डिस्टर्ब हो जाती है, कहीं ना कहीं वो इंसुलिन से भी कनेक्टेड होता है, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है और उससे ये सब हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, और एग्स की क्वालिटी बहुत उस पर इफ़ेक्ट होता है। आपके एग्स बनते तो हैं लेकिन वो अच्छे क्वालिटी के और अच्छे साइज़ के नहीं बनते, तो इसी के लिए आपकी इनफर्टिलिटी हो जाती है, बिकॉज एग्स की प्रोडक्शन पे वो इफ़ेक्ट करता है। और मैम किस तरीके की डाइट इनफर्टिलिटी कॉज करती है? इनफर्टिलिटी तो कॉज नहीं करती, पर अगर आपका हाई वेट है या हाई बीएमआई है, आप कार्बोहाइड्रेट्स बहुत खा रहे हो, फैट्स बहुत ज़्यादा खा रहे हो, आपका कैलोरी रिच फूड है, दो तरह के फूड्स होते हैं, कैलोरी लाइट एंड कैलोरी डेंस। कैलोरी डेंस फूड्स होते हैं जो आपके ये फैट्स हैं या कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो इनसे आपका वेट बढ़ेगा, इनफर्टिलिटी होगी। और अगर आप कैलोरी लाइट फूड खा रहे हो जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और हेल्दी एक्सरसाइज कर रहे हो, तो इससे बेटर होगा। मैम अगर किसी फीमेल का यूट्रस हेल्दी नहीं है तो क्या आईवीएफ उसमें पॉसिबल है? डिपेंड करता है, अगर बहुत ही अनहेल्दी है तो फिर तो पॉसिबल नहीं है उसमें इम्प्लांट करना। डिपेंड करता है, फाइब्रॉइड्स हैं, उसका पहले कोई सर्जरी हुई है, क्या प्रॉब्लम है, हेल्दी से हमारा क्या मायने है। अगर इस तरह से स्कार्ड है या इस तरह से टीबी हो चुकी है या मल्टीपल फाइब्रॉइड्स निकल चुके हैं तो मुश्किल होता है कई बारी। सो उस केस में आप क्या करते हैं? उस केस में सरोगेसी। मैम सरोगेसी क्या है? सरोगेसी है आपने थर्ड पार्टी वूम हायर किया पर, लेकिन सो एम्ब्रियो बना के लेडी में ना डाल के थर्ड किसी और में डालते, पर आजकल लॉज बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं और हम एज अ सेंटर तो हम नहीं करते सरोगेसी, बट पीपल आर डूइंग इट। मैम दो एक टर्म्स हैं, जैसे आप तो सरोगेसी नहीं करते, बट कॉमन क्वेश्चन है कि आईवीएफ, इक्सी और सरोगेसी, तीनों में मुझे पूछना था आईवीएफ, इक्सी और सरोगेसी में क्या अंतर है? आईवीएफ तो आईवीएफ है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आपने बाहर फर्टिलाइज कर ली, बॉडी में नहीं फर्टिलाइज। इक्सी होता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये फर्टिलाइजेशन का एक मेथड है, जब एक एग में एक स्पर्म इंजेक्ट किया जाता है, इसको इक्सी कहते हैं। और सरोगेसी है कि जो एम्ब्रियो बना वो लेडी में नहीं डाला, वो किसी और में डाल दिया। मैम आईवीएफ में ट्विंस बेबी होने के चांसेस होते हैं? बिल्कुल होते हैं, क्योंकि आप 2 एम्ब्रियोज डालोगे तो ट्विंस के भी चांसेस हैं, सिंगल के भी चांसेस हैं। एंड मैम जब आप एक बार आईवीएफ, कोई अगर पेशेंट, अगर कपल आता है आपके पास आईवीएफ के लिए, सो आप जब एम्ब्रियोज के लेते, एग्स उनके लेते हैं, तो एक बार में कितने एग्स एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं? जितने बनते हैं फॉलिकल सारों को एस्पिरेट किया जाता है। सो मान लीजिए अगर किसी की एक आईवीएफ साइकिल फेल हो गई, ठीक है, तो सेकंड दोबारा उसके एग्स लिया जाएगा या आप प्रिजर्व करके रखते हैं उस egg को? डिपेंड करता है, एग्स नहीं प्रिजर्व होते, एम्ब्रियोज प्रिजर्व होते हैं। Embryos। हाँ, तो अगर एक्स्ट्रा होते हैं, बचते हैं, तो ज़रूर प्रिजर्व्ड होते हैं, और अगर नहीं होते तो दोबारा साइकिल करना है। मैम एक आईवीएफ साइकिल में आप कितने एग्स, जैसे मैम अगर देखा जाए जब नेचुरल प्रेगनेंसी होती है, सो उसमें स्पर्म जो रिलीज होते हैं, सो मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं, बट एक ही जाके एग्स पे जाके होता है। सो मैम आईवीएफ में भी ऐसा होता है कि हम 2 एग्स, किसी को ट्विंस चाहिए तो 2 एग्स अंदर 2 एम्ब्रियोज डाले 2 एम्ब्रियोज डाल सकते हैं, 2 एम्ब्रियोज। नॉर्मली हम 2 एम्ब्रियोज ही ट्रांसफ़र करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करते। ओके मैम, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है कि लोग बार, क्योंकि मिथ्स है ऐसा कि आजकल आता है ना कि नॉर्मल ऐसे भी कपल्स आते होंगे आपके पास कि बिल्कुल ठीक है मैम वो लोग, है ना, और उनके बेबी भी है, 1 या 2 बेबी है उनके पास, और आ गए मैम आपके पास, कभी आ गए कि हाँ मैम मुझे आईवीएफ कराना है, तो आपने बोला कि क्यों कराना है, आपके तो ऑलरेडी है। नहीं, मैंने सुना है कि लड़का होता है आईवीएफ से, ऐसा कोई मिथ? ऐसा बिल्कुल नहीं, और ना हम करते हैं और ना ऐसा कुछ होता है, ये ऐसा गलत है, बिल्कुल गलत है। आईवीएफ में कोई जेनेटिक नो, यू जेनेटिक टेस्टिंग तब होती है अगर कोई जेनेटिक डिजीजेस हैं। ओके, आपको इंडिकेशन होनी चाहिए, कोई हीमोफिलिया है या एक्स लिंक डिजीजेस हैं या कुछ है, आप टेस्ट तभी कर सकते हो अगर जेनेटिक डिजीजेस हैं, ऐसे टेस्ट नहीं करता कोई भी। ओके, सो आईवीएफ से हम जेंडर नहीं आइडेंटिफाई नहीं, हम नहीं, ना हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ना हम आइडेंटिफाई करते हैं, इट्स नॉट अ रूटीन प्रैक्टिस। मैम अगर किसी को आईवीएफ कराना है, सो आईवीएफ साइकिल में टोटल कॉस्ट कितनी आती है एक साइकिल में?
डिपेंड करता है जी आप इंजेक्शंस कौन से लगाते हो। इम्पोर्टेड लगाते हो तो 2.5 लाख के आसपास और Okay. इंडियन लगाते हो तो 1.5। 1.5 लाख पूरे एक साइकिल की। हाँ, और अगर साइकिल फेल हो जाए तो दोबारा आपको 1.5 लाख। डिपेंड करता है, अगर आपके क्रायो प्रिजर्व्ड एम्ब्रियोज हैं तो कम आएगी, आधी कॉस्ट आएगी। और मैम आजकल चल रहा है डोनर एग, अगर किसी को डोनर एग चाहिए या स्पर्म फ्रीजिंग, इसकी क्या कॉस्ट होती है? डोनर एग की क्या कॉस्ट क्या होती है? स्पर्म फ्रीजिंग की क्या कॉस्ट आती है? अगर किसी को स्पर्म फ्रीज कराना है, मान लीजिए मैम कई लोग होते हैं 30 मेल होते हैं मैम 35 तक। स्पर्म फ्रीजिंग के लिए स्पर्म बैंक्स होते हैं, हम लोग नहीं फ्रीज करते स्पर्म्स, वो क्रायो बैंक्स होते हैं, अलग से होते हैं। ओके। नहीं, हम लोग नहीं, नॉर्मल आईवीएफ सेंटर्स में स्पर्म बैंकिंग नहीं होती। एंड डोनर एग्स? डोनर एग्स भी हमारे एजेंसीज होती हैं जो एग डोनर्स देती हैं। कुछ मैम एक राउंड आपको आइडियाज़ होगा कि इतना, जैसे आप आईवीएफ स्पर्म डोनर के तो स्पर्म के तो ज़्यादा कॉस्ट होती नहीं, 10-15 हज़ार होती है। ये वन टाइम जाता है मैम? हाँ, वन टाइम ही आता है। Okay. और एग डोनर की कॉस्ट है 50 to 1 लाख, 50,000 to 1 लाख। एंड मैम क्या आईवीएफ प्रेगनेंसी में नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, डिपेंड करता है ऑब्स्टेट्रिशियन पे और आपकी प्रेगनेंसी पे वो कैसी जा रही है। आजकल एज मेल इनफर्टिलिटी बढ़ गई, तो एज स्पर्मिया हो गया है, तो इस केस में आप कैसे करते हैं? मीन्स अगर किसी के स्पर्म ही नील हैं मेल के, सो उसके फिर आप कैसे? तो अगर उसके स्पर्म निल हैं और प्रोडक्शन हो रही है और वो बाहर नहीं आ रहे तो टेस्टिकुलर स्पर्म्स लिए जा सकते हैं। पर अगर स्पर्म्स प्रोड्यूस ही नहीं हो रहे, कोई सिंड्रोम है या कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, तो फिर डोनर स्पर्म यूज करना टेस्टिकुलर होता है। स्पर्म्स मीन्स मैम? टेस्टिस से स्पर्म्स डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट करते हैं नीडल डाल के। ओके। एंड मैम कई बार ऐसा होता है कि जैसे अगर उसके स्पर्म भी कम है, मान लीजिए उसने आईवीएफ प्लान कर लिया और आईवीएफ उसकी फर्स्ट साइकिल में कंफर्म भी हो गया, सो आईवीएफ के बाद भी क्या मैम नॉर्मल प्रेगनेंसी हो जाती है आईवीएफ के बाद? नहीं, अगर उसका स्पर्म इतना खराब है तो आईवीएफ ही होगा दोबारा भी। कुछ ऐसे केस मैम आपकी लाइफ में आए हो जी, सब कुछ ठीक है, स्पर्म भी ठीक है एंड एग्स भी बन रहे हैं, फिर भी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं? अनएक्सप्लेन्ड प्रेगनेंसीज को कहते हैं, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते ये हैं। क्या होता है? अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, आपको कॉज कुछ नहीं मिलता पर प्रेगनेंसी नहीं हो रही, इसको अनएक्सप्लेन्ड कहते हैं, इसमें कोई कॉज नहीं पता चलता। मैम प्रेगनेंसी में अल्कोहल कंज्यूम करने से क्या बच्चे पर कोई इफेक्ट पड़ता है? बिल्कुल, इसको फीटल अल्कोहल सिंड्रोम कहते हैं। अगर एक औरत बहुत ज़्यादा अल्कोहल ले रही है अपने प्रेगनेंसी में तो उसके बच्चा अल्कोहल एडिक्ट हो जाता है। Okay. इसको फीटल अल्कोहल सिंड्रोम कहते हैं। मैम रिकरेंट आईवीएफ फेलियर, ये टर्म्स क्या होता है? रिकरेंट आईवीएफ फेलियर, उससे फिर इमोशनली पेशेंट को आप कैसे सपोर्ट करते हैं? वही तो आपको मैंने बताया कि अगर बार बार आपका आईवीएफ फेल हो रहा है, उसको रिकरेंट आईवीएफ फेलियर कहते हैं। उसमें रीज़न देखना पड़ता है, सपोर्ट उसको साइकोलॉजिकल चाहिए, उसको मेडिकल सपोर्ट चाहिए, उसको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। तो ये बहुत एक मुश्किल चीज़ है जिसमें आपको डेप्थ में जाना पड़ेगा कि रीज़न क्या है फेलियर का, आगे आपको क्या करना है, तो हर तरह की सपोर्ट देनी पड़ेगी आपको। कुछ ऐसे पेशेंट मैम आते हैं आपके पास कि 10-10 साल हो गए हैं पर कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, और फिर आपके पास आके मैम अपनी इमोशनल स्टोरी बताते होंगे, सो आपके भी आई थिंक होता है कि मैम डॉक्टर्स, सो आप भी इमोशनल हो गए हो, ऐसी कोई स्टोरी? नहीं, बहुत सारे पेशेंट्स हैं जी इस तरह से, इमोशनल स्टोरीज भी बहुत हैं और कहानियाँ भी बहुत हैं, किस्से भी बहुत हैं। ये तो कुछ एक मैम 2-1 किस्से की जो ऐसा हो जो आपको लगता है कि सुनाना चाहिए। हाँ, एक पेशेंट, 2 पेशेंट्स ऐसे हैं जो आए हैं और फेलियर्स के बाद आए हैं और बाहर से भी फेल होके आए हैं। अभी एक लड़की है, उसका नाम भी मैं बता सकती हूँ कि शी डजंट माइंड मी टेलिंग हर, सरगम उसका नाम है। उसका हमने आईवीएफ किया है और उसका बच्चा है, उसका बेटा है। बहुत ट्रस्ट करके आए थे, बाहर से फेल होके आए थे एंड ईश्वर की बहुत कृपा है कि उसका बच्चा है, एवरीथिंग इज़ ओके। पर वो भी 5-7 साल से स्ट्रगल कर रही थी। एक और लड़की है जो बहुत देर से स्ट्रगल कर रही थी, जिसको एक्टोपिक हो चुका था, अबॉर्शंस हो चुके थे, वो कंसीव की है। इस तरह से बहुत कहानियाँ हैं। कोई फाइब्रॉइड सर्जरी की किसी की, कोई इराक से एक कपल आया था अपनी वाइफ के साथ, उसकी फाइब्रॉइड निकाला, फिर आईवीएफ किया, उसका भी बच्चा 10-12 साल का होगा। इस तरह से बहुत कहानियाँ हैं और बड़ा फुलफिलिंग होता है जब इस तरह से आप देखते हो कोई मुश्किल केस अगर प्रेग्नेंट होता है तो। मैम जैसे दिल्ली एनसीआर में तो ठीक है, फिर भी लोग ओपन हैं, लोग बोल देते हैं कि हाँ मैं आईवीएफ कराने गया हूँ, बट अगर आप चले जाएँ गाजियाबाद साइड या उससे आगे, सो मैम आज भी आईवीएफ को थोड़ा सा देखा जाता है कि मतलब
ट्रीटमेंट करा रहे हैं, आईवीएफ करा रहे हैं, पर किसी को बताते नहीं कि मेरा आईवीएफ से है। वही तो मैंने आपको शुरू में भी बताया था, बिकॉज ये एक मिथ है कि ये एग और स्पर्म इनका अपना नहीं है, इसलिए नहीं लोग बताते। इसके अलावा कोई अपनी इंडियन सोसाइटी में मिथ आईवीएफ से रिलेटेड जो आपको लगता है? बहुत पेनफुल है, बहुत डिफ़िकल्ट है, इसमें बहुत इस तरह से प्रॉब्लम होती है, बहुत ही मुश्किल चीज़ है। आईवीएफ में बॉय हो जाता है। बॉय गर्ल की तो मैं बात ही नहीं करना चाहती आपसे, क्योंकि इस चीज़ पे मैं ना मैं एग्री करती हूँ ना मैं इसको नहीं, endorse ऐसा करती मिथ्स है, हूँ। लोग बोलते हैं नहीं, ऐसा। मिथ तो मैं ये बात ही नहीं, ये डिस्कशन मैं नहीं करना चाहती, बिकॉज मेरे सामने ये चीज़ एक बहुत ही यूजलेस चीज़ है जिसको बिल्कुल नहीं, ना हमें प्रमोट करना चाहिए जी ना मैम। हमें इसकी बात करनी चाहिए। मैम सिंगल मैन भी जो सिंगल फादर होते हैं तो वो भी आईवीएफ के थ्रू? इंडिया में अलाउड नहीं है, इंडिया में सिंगल allowed मैन के लिए अलाउड नहीं है, ओके। एंड सिंगल मदर के लिए? उसके लिए अलाउड है। मैम एक वर्ड में आईवीएफ कपल के लिए कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? एक वर्ड में मुझे यही मैसेज देना है कि जब आप आईवीएफ के लिए आओ तो आप बिल्कुल ओपन माइंड से आओ कि सक्सेस हो भी सकता है और सक्सेस नहीं भी हो सकता है, और पूरी फेथ करके जाओ जहाँ पे भी जाओ, क्योंकि एक डॉक्टर आपका मदद करने के लिए यहाँ पे बैठा हुआ है, वो नहीं चाहता कि आप फेल करो। तो कई बार उसके हाथ में नहीं होता कि आपका सक्सेस या फेलियर। तो आप ट्रस्ट करके जाओ, बिलीव मी इट्स नॉट पेनफुल, ऐसा कुछ नहीं हो रहा आपका, कोई इस तरह से तो कोई डिफ़िकल्ट चीज़ ही नहीं है, इसलिए आपको ओपन माइंड से आना चाहिए। और मैम कैसे डिसाइड होता है कि बच्चा माँ पे जाएगा या पापा पे जाएगा? ये तो कोई नहीं डिसाइड कर सकते। आप एम्ब्रियो बनाओगे, जैसे नेचुरल प्रेगनेंसी में एग और स्पर्म मिलके एम्ब्रियो बन रहा है, ऐसे इसमें बन रहा है, तो आपको कैसे पता चल सकता है? बिल्कुल नहीं पता चल सकता। मैम मेल्स में स्पर्म काउंट कम होने के कुछ रीजंस, मैम क्या रीजंस हो सकते हैं स्पर्म काउंट कम होने के? कोई इन्फेक्शंस हो सकती हैं या कोई कुछ और हो सकती हैं, बट नॉर्मली आपका मेल्स में कॉजेज़ पता करने बहुत कम है, अनलेस कि कोई सर्जरी हुई है आपकी एज अ चाइल्ड, या मम्स हुए हैं या कुछ हुआ है, या ट्यूमर्स हैं टेस्टिस में, और हार्मोनल कॉजेज़ होते हैं। कई बारी एक चीज़ होती है जिसको हाइपोगोनाडोट्रोफिक हाइपोगोनाडिज्म कहा करते हैं, जबकि आपके ब्रेन की जो है हायर सेंटर्स ठीक नहीं काम करे, आपके हार्मोन प्रोडक्शन कम हो जाती है। मैम आईवीएफ में जैसे नॉर्मल प्रेगनेंसी जो होती है उसमें कई बच्चे होते हैं जिसमें एबनॉर्मलिटी आ जाती है, कुछ ट्रांसजेंडर भी हो जाते हैं, तो ऐसा आईवीएफ में भी होता है? सेम, जितने कंजेनिटल मैलफॉर्मेशंस नॉर्मल में होती हैं उतनी आईवीएफ में होती है। और मैम क्या आईवीएफ के थ्रू मनचाहा बच्चा हो जाता है? डिज़ाइनर बेबी की बात कर रहे हो आप? नॉर्मली ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? आपका एग आपका स्पर्म है, मैं आपकी जेनेटिक्स तो बदल नहीं सकती। नहीं आजकल जैसे कि बीमारी है, अगर मान लीजिए मम्मी को पापा को कुछ बीमारियां हैं, अगर आपकी so इनहेरिटेड इलनेसेस हैं तो उनके टेस्ट हो जाते हैं, उन एम्ब्रियोज को टेस्ट किया जाता है। जैसे थैलेसीमिया है तो एम्ब्रियो को टेस्ट किया जाता है, जिस एम्ब्रियो में थैलेसीमिया नहीं होगा वो ट्रांसप्लांट करते हैं। मैम कुछ ऐसी एक्सरसाइज जो फर्टिलिटी में इम्प्रूव कर? एरोबिक्स, योगा, ये सब चीज़ें हेल्प करती हैं। मैम कुछ बताना चाहें आप? नहीं, एरोबिक्स आपको हफ्ते में 5 दिन एक्सरसाइज करना चाहिए, आप जो भी मर्जी करें, चाहे आप एरोबिक्स करें, चाहे योगा करें, चाहे ब्रिस्क वॉक करें, कुछ ना कुछ आपको ज़रूर करना चाहिए फिजिकल एक्टिविटी। मैम व्हाट इज़ द आइडियल गैप बिटवीन टू चाइल्ड्स? मीन्स अगर किसी ने एक बेबी है तो सेकंड बेबी के लिए कब प्लान करना है, कितने साल का गैप होना चाहिए? डिपेंड करता है आपकी एज कितनी है, आप कितना अफोर्ड कर सकते हो गैप। 2 साल का गैप इज़ इनफ। और मैम क्या हेल्थ रिस्क पे आईवीएफ के जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं? कितना नहीं, कोई हेल्थ रिस्क नहीं होता आईवीएफ से, कुछ भी नहीं होता आईवीएफ से। आप नॉर्मली उतनी ही डोज देते हो जो रिक्वायर्ड है, आप एक्स्ट्रा डोज लगाते ही नहीं हो, तो ऐसा कोई हेल्थ पे रिस्क नहीं होता आईवीएफ से। मैम स्पर्म फ्रीज मान लीजिए किसी ने करा लिए, सो एक होता है जैसे वो कितने साल तक, जैसे मैंने अगर मान लीजिए मेल ने स्पर्म फ्रीज करा लिए, सो हम 40-50 की एज हमारी हो गई है, फिर भी वो स्पर्म काम हमारे आ सकता है? नहीं, ऐसे नहीं है। आप इतने कोई एक लिमिट होती है, जैसे आप स्पर्म कराओगे, स्पर्म फ्रीज कराओगे, आप स्पर्म बैंक में जाओगे ना, तो उनका लिमिटेड पीरियड होता है, वो इनडेफिनेटली थोड़ी आपका स्पर्म रख लेंगे। मैम थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, शायद आप नाराज हो जाएं। मैम एक ना नॉर्मल लोगों का मिथ है, जैसे है ना मैम,
कि हमें अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी नॉर्मल कंसीव करना है तो मैम लोग इंटरकोर्स करने के बाद जनरली फीमेल्स को बोला जाता है कि आप लैक्स अप कर लो। कुछ मूवीज़ में भी आपने देखा हो कि इंटरकोर्स करने के बाद फीमेल्स ऊपर लैक्स अप कर लेते हैं कि स्पर्म बाहर नहीं जाएगा। सो इससे कुछ नहीं होता। दीज आर ऑल मिथ्स। दीज और मिथ्स। मैम एक ये थोड़ा फन टाइप का क्वेश्चन है कि अगर आपके पास टाइम मशीन होती तो आप पास्ट में जाके क्या चेंज करते आईवीएफ में? मैं क्या चेंज करती? मैं ये करती कि इंजेक्शंस डेली ना लग के हफ्ते हफ्ते लगते। मैं ये चेंज करती। क्यों मैम? क्योंकि पेशेंट को बेचारे को हर रोज़ लगाना पड़ता है। तो अगर मैं ये चेंज कर सकती तो मैं ये चेंज करती कि वो एवरी वीक लगाती और हर रोज़ ना लगाते। एक अगर कोई मान लीजिए मतलब कपल आया है आपके पास और बोलता है कि हम लोग सारी चीज़ें सब कुछ सही चल रहा है हमारे बीच में, बट फिर भी हम कंसीव नहीं कर पा रहे, तो आप क्या क्या टेस्ट कराते हैं उस केस में? आप फीमेल के टेस्ट कराओगे कि पहले- उसके एग्स काम कर रहे हैं, उसके प्रॉपर एग्स बन रहे हैं कि नहीं। आप मेल का स्पर्म कराओगे और ट्यूब्स टेस्ट करोगे। 3 चीज़ करते हो। मैम एक क्वेश्चन, मान लीजिए मैम कोई अगर किसी को कराना है, मीन्स पहले से अगर आप कोई जागरूक होकर चलना चाह रहा है कि तो अगर किसी की शादी होने वाली है उससे पहले मैम आजकल होता है कुंडली मिलाते हैं लोग। सो कुंडली मिलाने के साथ साथ ये भी होना चाहिए ना मैम, आप लोगों की हेल्थ चेकअप भी जरूरी है कि हाँ। एक AMH कराना चाहिए लेडी का हार्मोन टेस्ट और एक आदमी का स्पर्म एनालिसिस। अगर ये दोनों ठीक है देन यू कैन जस्ट वेट ऑल्सो। ओके। सो इसको प्रो फर्टिलिटी काउंसलिंग कहते हैं। अगर आपको चेक देख मतलब ये है कि शादी से पहले ये 2 टेस्ट होने चाहिए, फीमेल में AMH टेस्ट और मैन एंड में मेंस में सीमन एनालिसिस। इसको प्रो फर्टिलिटी काउंसलिंग कहते हैं। सो इससे आपको ये समझ आ जाता है आपके पास टाइम भी है वेट करने का कि नहीं है। मैम IVF कपल के लिए आपका एक मैसेज? IVF कपल के लिए मेरा यही मैसेज है कि अगर आप फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हो गए तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं हो गए तो प्लीज़ डोंट गेट डिसहार्टेंड। आप बहुत सारी साइंस ने तरक्की कर ली है, बहुत मेथड्स हैं आपको हेल्प करने के लिए। आप एक टाइम ही प्रेग्नेंट हो गए, आप सेकंड टाइम हो जाओगे। आप अपनी उम्मीद मत छोड़िए और आप जहाँ पे जुड़े हैं उनके साथ जुड़े रहिए और अपनी फेथ और अपने जो है आपका अपना जो मॉरल है उसको स्ट्रॉन्ग रखो। आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहिए एंड डोंट बी डिसअपॉइंटेड एंड डिसहार्टेंड। मैम एक तो ये आपके करियर का सबसे इमोशनल IVF स्टोरी जिसने आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल कर दिया हो? सबसे ज़्यादा इमोशनल स्टोरी एक लेडी की है जो IVF के लिए आई थी और उसने मुझे कहा जब वो प्रेग्नेंट हो गई, वो कहीं माता के चक्राता जाके और मन्नत मांग के आई थी और जब प्रेग्नेंट हुई तो उसने मुझे कहा कि मेरा एक बेबी है या ट्विन्स हैं। तब अल्ट्रासाउंड में एक बेबी दिखा, हमें लगा कि एक ही है। उसके बाद उसके ट्विन्स दूसरे स्कैन में आए और उसके 2 बच्चे हुए। जब वो बच्चे 2 साल के हुए तो वो मेरे पास आई। उसने माता की चौकी रखी थी, वो मुझे इनवाइट करने आई और तब उसने मुझे बताया कि जब वो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करा के दर्शन के लिए गई थी उसको 2 बच्चे दिखे थे। उसको दर्शन हुए थे और उसने 2 बच्चे देखे थे और उसने कहा डॉक्टर साहब मैंने देखे थे। बहुत साल तक मुझे उनके बच्चों की फ़ोटोग्राफ्स और वो सब मिलते रहे और वो सब मेरे टच में रहे। तो इस तरह से और भी स्टोरीज़ हैं। मैंने अभी आपको एक पेशेंट सरगम का बताया, और भी कई लोग हैं जो जुड़े रहते हैं, जो मुझे बार बार मैसेज करते हैं। एक फैमिली है कश्मीर से जो आती है, वो लोग आते हैं, कोई 4 या 5 उनके लोग प्रेग्नेंट होके जा चुके हैं, तो वो भी बहुत उनका ज़बरदस्त कनेक्ट है मेरे साथ। इस तरह से बहुत लोग हैं जो जुड़े रहते हैं आपके साथ। अभी मैं पीछे एक एयरपोर्ट से आ रही थी, गोवा गई हुई थी और बैठी थी तो एक कपल बैठा था, मैंने ध्यान नहीं दिया, वो एकदम से आगे डॉक्टर तलवार उनके बेटी थी और नाम तो मैं नहीं बताऊंगी। उन्होंने मेरी फ्रेंड और मैं बैठ के हम लोग कुछ खा रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये आपका बच्चा है। एंड सो डॉक्टर तलवार आपने हमको पहचाना? मैंने कहा हाँ पहचान लिया। सो बहुत खुशी हुई मुझे, बिकॉज़ कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो आप मेहनत करते हो उसका यही रिज़ल्ट है। व्हेन यू सी अ हेल्दी बेबी तो वही रिज़ल्ट मिलता है आपको। और मैम IVF का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है?
IVF का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि जिनका बच्चा नहीं हो सकता उनको बच्चा मिल जाता है। मैम कोई ऐसा टॉपिक या कोई ऐसी चीज़ जो IVF कपल को पता नहीं होती होगी IVF की जर्नी स्टार्ट करने से पहले? उनको शायद ये नहीं पता कि ये इमोशनली बहुत टैक्सिंग है। मेरे हिसाब से IVF फिज़िकली टैक्सिंग नहीं है, इमोशनली टैक्सिंग है। ये एक बीमारी नहीं होती, ये आपकी चाह है। आप बीमार नहीं हो, जो IVF के लिए आ रहे हैं वो पेशेंट नहीं होते, वो नॉर्मल पीपल होते हैं। ये उनकी एक चाह है बच्चा लेने की, वो डिजीज़ नहीं है उनके अंदर कोई। मैम जैसे अगर किसी को नॉर्मल मतलब अगर किसी को IVF नहीं कराना मतलब IVF की तरफ नहीं जाना, तो अभी से वो अपने जीवन में क्या सावधानियां बरतें हैं जिसको इनफर्टिलिटी से रिलेटेड कोई इशू ना हो आगे चल के? हेल्दी लाइफस्टाइल अप्लाई करें, फिज़िकली एक्टिव हों, आप अपने वेट को चेक में रखें, अपनी डाइट को चेक में रखें। अल्कोहल और स्मोकिंग से बहुत, अगर आपको अल्कोहल इफ़ यू वांट टू सोशल ड्रिंकिंग ठीक है, पर हर रोज़ अल्कोहल लेना और हर रोज़ सिगरेट पीनी और ड्रग्स में जाना, ये सब आप करेंगे तो फिर नहीं प्रेगनेंसी हो सकती। ठीक है मैम। थैंक यू थैंक यू सो मच। ओके मैम।